जो अपन ने जब लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो अपन ने हेलो एल्केन वाला पार्ट पढ़ा था ना। तो जो अपन ने हेलो एल्केन वाला जो पोर्शन पढ़ा था उसमें अपन ने सिर्फ क्या पढ़ा था बेटा कि वो पोर्शन पढ़ा जो पढ़ाया नहीं गया था। बाकी अपन ने हेलो पोर्शन एल्केन का सारा पोर्शन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया था। तो कुछ खास बचा नहीं था, जो थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने करवा दिया। आज अपन एल्कोहल फिनोल ईथर में भी वो पोर्शन जो एल्कोहल फिनोल ईथर का नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ पोर्शन अगर आप इस एल्कोहल फिनोल ईथर का देखोगे तो SN1 SN2 के लास्ट में जो ईथर का हाइड्रोलाइसिस करवाया था वो वाला पोर्शन था। ठीक है, वो हो चुका है। एल्कोहल फिनोल ईथर को SN1 SN2 में बनाया सिखाया था बेटा सब कुछ। और फिनोल का जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में दो तीन चीजों जगह पे मिल जाएगा। ग्रिग्नार्ड में इसका खूब सारा पोर्शन मिलेगा। मतलब आप ढूंढते जाना, आप एनसीईआरटी खोल के पढ़ने बैठना, जहां जहां टॉपिक आता जाए उसे वहां वहां से पढ़ते जाना। ठीक है, जो बच गया वो पोर्शन में करवा रहा हूँ। ठीक है, बच गए में जनरली तो अपने पास नाम ही होंगे। क्या बताएंगे बेटा? नाम। तो सबसे पहले अपन बात करें तो मैंने आपको बताया था बेटा ये डायोल है बेटा। और डायोल में इसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोल। तो ये आपके पास ग्लाइकोल है। क्या है बेटा? ग्लाइकोल। 3 कार्बन पे हुए चौथे से क्या बोलते हैं? गिल्सिडोल। क्या बोलते हैं? गिल्सिडोल। और 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल। हमारी बात में क्या दिक्कत है भाई? तो दिक्कत है। तो 6 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? सॉर्बिटॉल। 3 कार्बन वाले को गिल्सिडोल। हमारी बात में। और 2 वाले को क्या बोलते हैं बेटा? ग्लाइकोल। ये याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? याद। अब बात करते हैं फिनोल की। तो बेटा फिनोल की अगर बात करें तो बेटा फिनोल का प्रिपरेशन सब पढ़ाया हुआ है। बस मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, एस्टरिफिकेशन जब करा रहा था तो मैंने आपको एस्प्रिन बनाना नहीं सिखाया। क्या नहीं सिखाया बेटा? एस्प्रिन। जो बेटा एस्प्रिन कैसे बनाते हैं बेटा ध्यान से सुनो। ये बेटा आपको पता है सैलिसिलिक एसिड था बेटा। अब आपको पता है कि जो सैलिसिलिक एसिड था ये कैसे बनाया था कि सर आपने एल्कोहल का क्या कर, फिनोल था उसका क्या कराई थी? कोल्बी रिएक्शन। क्या करवाई थी? रेमेटिमान में एल्डिहाइड बना था, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और इसमें क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड। ये जो सैलिसिलिक एसिड बनाया बेटा इसका एस्टरिफिकेशन करा दो। इसका क्या करा दो? अब देखो बेटा इसका एस्टरिफिकेशन कराएंगे तो हमें पता है कि देखो ये तो यहां से तो होगा नहीं। ये रहा OH। देखो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? ROH है या EROH है। इसका तो क्या जाता है? H। और सामने वाले ग्रुप का क्या जाता है बेटा? OHCl। जो भी होगा वो जाएगा। तो अगर मैं इसके अंदर क्या डालू बेटा? हेलो एसिड डालू तो इसका तो H जाएगा और इसका क्या जाएगा? Cl। एस्टरिफिकेशन पढ़ाया था ग्रिग्नार्ड में। और क्या बन गया? एस्टर। क्या बन गया? आप ये हेलो एसिड से नहीं, आप बेटा वही फिर बैठ। नेक्स्ट वन बेटा इसकी बात करें नाइट्राइड। किसकी बात करें? तो आप एनहाइड्राइड से भी करवा सकते हो। ये वाला ग्रुप आके क्या जुड़ जाएगा? यहाँ पे। तो बेटा देखो ये रिएक्शन कहां से स्टार्ट हुई कि सर फिनोल का कोल्बे से करवाया और सैलिसिलिक एसिड बनाया। कोल्बे कैसे करवाई थी? CO2 डाल के करवाई। सैलिसिलिक एसिड का एस्टरिफिकेशन करा दो, क्या बनता है? एस्प्रिन। और एस्प्रिन क्या है बेटा? आपकी मेडिसिन। क्या है बेटा? मेडिसिन। तो ये मेडिसिन किससे बनाई है? फिनोल से। तुम सीधे फिनोल पी के देखो, झाग आ जाएंगे मुंह से। आर्य भाषण में। और एस्प्रिन लेते फिरते तो कुछ होता है क्या? नहीं। आर्य भाषण में कोई दिक्कत है? चलो जी। नेक्स्ट में बात करते हैं पैरासिटामोल की। किसकी बात करते हैं बेटा? जिस पैरासिटामोल को तुम खाते रहते हो वो ये है। ये क्या है बेटा? पैरासिटामोल। अभी मानसिक विकास नहीं हुआ इसका। अब तो ध्यान से ये अपने पास क्या है बेटा? फिनोल है। अगर फिनोल में डाइल्यूट HNO3 डालें, क्या डालें? डाइल्यूट HNO3। तो आपको पता है HNO3 डालने पे क्या आता है? NO2। NO2 या तो डाइल्यूट के अंदर देखो कंसंट्रेट में तीनों जगह आता है। डाइल्यूट में या तो ऑर्थो आता है या पैरा। और पैरा वाला क्या होता है? मेजर। और बेटा NO2 का अपन में क्या डालते हैं? टिन हाइड्राइड। तो NO2 का रिडक्शन किसमें होता है? NH2 में। आप टिन हाइड्राइड की जगह FeHCl यूज कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हो या हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। सभी में क्या बनेगा? NH2। और अब आप NH2 का क्या करा दो? एसाइलेशन। क्या करा दो? देखो आपके पास NH2 भी है, OH भी है। तो ये भी अटैक कर सकता था, ये भी कर सकता, लेकिन NH2 क्या अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो ये अपने NH2 अटैक करेगा, एसाइलेशन हो जाएगा। तो देखो बेटा इसका एसाइलेशन करते क्या बन गया? पैरासिटामोल। हमें पैरासिटामोल का फॉर्मूला पूछता है। तो पैरासिटामोल का फॉर्मूला क्या है? फिनोल का नाइट्रेशन कराओ, रिडक्शन कराओ, एसाइलेशन करा दो। क्या करा दो? पैरासिटामोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ठीक है, जो पढ़ा दी वो रिएक्शन अपन नहीं पढ़ रही ना। अब बेटा कुछ कॉमन नेम है जो आपको याद रखने हैं बेटा। फिनोल का तो फिनोल ही बोलते हैं बेटा। IUPAC नाम भी इसका फिनोल ही है। इसको कई जगह हाइड्रोक्सी बेंजीन लिखा रहता है। ठीक है, अब देखो बेटा इसको बोलते हैं क्रिस्टोल। क्या बोलते हैं बेटा? और कौन सा क्रिस्टोल? ऑर्थो क्रिस्टोल। तो ऑर्थो क्रिस्टोल क्या है? फिनोल और टोलुइन का मिक्सर है, देख लो। फिनोल टोलुइन। तो क्रिस्टोल क्या है बेटा? फिनोल और टोलुइन का मिक्सर। ये ऑर्थो क्रिस्टोल। IUPAC नाम लिखना चाहते हो तो 1 2 2 मिथाइल फिनोल। 2 मिथाइल फिनोल।
ये मेटा क्रिस्टॉल है, ये क्या है बेटा, क्या हो जाएगा 3 मिथाइल फिनॉल। ये क्या है बेटा, पैरा क्रिस्टॉल, क्या बोलेंगे बेटा 4 मिथाइल फिनॉल। उसके बाद एक ही कार्बन पे दो, एक ही बेंजीन पे दो बार OH आए तो उसे बोलते हैं केटेकोल। क्या बोलते हैं, तो ऑर्थो वाले को केटेकोल, मेटा वाले को रिसोर्सिनोल। मेटा नहीं होगा, इसमें नाम अलग अलग है। तो ऑर्थो वाले का क्या नाम है बेटा, केटेकोल, मेटा वाले का रिसोर्सिनोल। हरी बात में पैरा वाले का इसने लिखा नहीं यहाँ पे, पर पैरा वाले का होता है बेंजोक्विनोल, ऐसा कुछ क्या होता है, बेंजोक्विनोल, बेंजोक्विनोल नहीं क्विनोल। आंसर है पैरा वाले का खुद से सर्च करके लिख लेना, मैं लिखा नहीं भूल गया, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जो पढ़ा दी वो नहीं पढ़ा रहा हूँ कुछ भी। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो बेटा इसमें कोई लिक्विड गैस नहीं होता, C1 से लेके C4 तक सब कलरलेस लिक्विड है, सबके सब क्या है, कलरलेस लिक्विड। हायर एल्कोहल आर सॉलिड, इससे बड़े एल्कोहल होते हैं वो सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन है डेंसिटी ऑफ मोनोहाइड्रेट एल्कोहल इज लेस देन H2O। जो मोनोहाइड्रेट मतलब होते हैं, जैसे ये ROH है, इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है, इनकी डेंसिटी पानी से क्या होती है, कम। कि सर पानी से कम होती है, जो पानी में जब एल्कोहल मिलाते हैं तो वो तो पानी में घुल जाती है, क्लियर है। तो आप एक काम करना कि आप पानी लेना बेटा और उस पर एल्कोहल को धीमे धीमे जाने देना, एल्कोहल सारी ऊपर रहेगी, पानी नीचे रहेगा। वो तुम जानो, एल्कोहल लो ठंडा सा, उस पर आप एक काम करो, उस पर आप सरफेस के थ्रू क्या जाने दो बेटा, एल्कोहल जान दो, क्या जान दो, एल्कोहल। जैसे सरफेस के थ्रू एल्कोहल जान दो, मतलब ऊपर से सीधा गिराओगे तो पानी के अंदर घुल जाएगी। धीमे धीमे जान दो, एकदम जैसे गिलास होता है ना, उसको टेढ़ा करो और धीमे धीमे उसके सरफेस से जान दो, ऊपर सारी एल्कोहलिटी हो जाएगी, पानी नीचे एल्कोहल है ऊपर। तेल तो कैसे डाल दो तो भी ऊपर रहता है, इनकी डेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, तो धीमे धीमे करना होता है और आराम से ऊपर नीचे रहेंगे, क्लियर है। तो सिंपल सी कहानी है बेटा एक। तो डेंसिटी ऑफ मोनोहाइड्रेट एल्कोहल की बात करें तो अपने क्या है बेटा, एल्कोहल की क्या है, पानी से कम, ये ध्यान रखना है। अब कम क्यों है भाई, ऐसा क्या है कि भाई डेंसिटी कम है, क्योंकि यहाँ कार्बन चेन आती है, क्या आती है बेटा, कार्बन चेन, और कार्बन चेन के कारण वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई होती है, वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई तो डेंसिटी क्या होगी, कम। नेक्स्ट वन है बेटा डेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है मोलिकुलर वेट के, किसकी होती है, किनकी बात कर रहा हूँ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक ही OH हो, जिसमें क्या हो बेटा, आगे बात में। नेक्स्ट वन, इसमें अगर आपसे पूछ ले कभी कि एक तो एल्कोहल आपके पास ये वाला है और एक ये वाला एल्कोहल है डाइहाइड्रिक, तो डाइहाइड्रिक की डेंसिटी क्या होगी, मोनोहाइड्रिक से ज्यादा। बोलो कोई दिक्कत है। सोल्यूबिलिटी की बात करें बेटा तो देखो सारे एल्कोहल पानी में घुलते हैं, क्लियर है। तो उनमें से अगर अपन बात करें तो C1 से लेके C3 तक, C1 से लेके C3 तक सबसे बढ़िया घुलते हैं। उसके बाद सिर्फ टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, कौन सा बेटा, बस यही घुलते हैं, बाकी कोई सा एल्कोहल पानी में नहीं घुलता। C1 से C3 ये तो कंप्लीटली सोल्यूबल है, बाकी वाले कम है। तो कंप्लीट सोल्यूबल क्यों है, ड्यू टू हाइड्रोजन है बॉन्डिंग, C1 से C3 और टर्सरी ब्यूटाइल। अब देखो ध्यान से कि सर बाकी एल्कोहल भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, वो क्यों नहीं घुलते। तो आपको पता है जब एल्कोहल को पानी में घोला जाता है, जैसे आप मान लो कहीं पे आप गए साथ में, आप जैसे ये छोरा कहीं गया और साथ में उस हर्षवर्धन को ले गया साथ में, तो ये कहीं पे खाना खाने, इसको खाने बुलाया था, उसने कहा ये भी मेरे साथ आएगा, तो अगला आदमी क्या कहेगा, ठीक है चल ले, तू भी चल ले। तो वे अब ये भी गया अपने 5-10 चंगू मंगू को ले गया, इसको अकेले को बुलाया था, इसको क्या कहेगा भाग यहाँ से, और तेरे दोस्तों को भी लेके भाग। तो जैसे अपने पास पानी है बेटा, उसमें CH3OH आया, तो H2O किसको घोलना चाहता है बेटा, OH को। कार्बन को घोलने के लिए बुलाता ही नहीं है, कार्बन तो हाइड्रोफोबिक होती है। OH कहता है भाई इसको भी घुलने दे यार, क्या ठीक है कोई बात है। ऐसे C1 के बाद में C2 आता है, C3 आता है, यहां तक तो ये बर्दाश्त करता है। जैसे C4 C5 आता है, पानी कहता है रहने दे तू भी जा, अगर ये नहीं घुला तो हम भी नहीं घुलेंगे, कि तू भी निकल। तो भी ये हाइड्रोफोबिक चेन वैसे भी घुलना पसंद है। तो जैसे जैसे एल्कोहल की साइज बढ़ती है, हाइड्रोफोबिक चेन बढ़ती है, तो उसके बाद घुलना क्या हो जाता है, कम। लेकिन टर्सरी ब्यूटाइल घुल जाता है, कौन घुल जाता है, कि सर टर्सरी ब्यूटाइल क्यों घुल गया, जबकि ये वाला ब्यूटाइल नहीं घुला, इसमें भी तो 4 कार्बन है और इसमें क्या है बेटा, 4 कार्बन। इन दोनों में फर्क क्या है, देखो बेटा पानी में OH के साथ कौन घुल गया था, कि कार्बन एक छोटा सा था तो घुलने दिया। जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ती है, कार्बन की लेंथ बढ़ती है। तो अब देखो इस कार्बन की लेंथ आप ऐसे नापोगे और इसकी आप ऐसे नापोगे, बताओ ये तो अभी भी छोटा है ना। तो पानी क्या कहता है, छोटे मोटे को घुलने देगा, बड़ी कार्बन चेन को घुलने, है तो ये भी बड़ी, लेकिन ये क्या है बेटा, छोटी साइज में रहती है। किस साइज में रहती है बेटा, छोटी साइज। आ रही बात में। तो सिंपल सी कहानी है, सोल्यूबिलिटी हमेशा प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ साइड चेन के, जितनी ज्यादा साइड चेन होगी उतनी ज्यादा क्या होंगी, सोल्यूबिलिटी। याद करो बॉइलिंग पॉइंट में ब्रांचिंग क्या होती है, इनवर्सली।
जबकि सोल्यूबिलिटी ब्रांचिंग क्या होती है, प्रोपोर्शनल। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। और मोलिकुलर वेट के क्या होते हैं, इनवर्सली। आगे बात में, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड है मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कोहल। तो देखो बेटा, एल्कोहल के अंदर सिंपल सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये वाली, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है बेटा, तो क्या इसमें दबा के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? हमारी बात में, इसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसके है बेटा, ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड ज्यादा है, तो आपको इसको गर्म करने के लिए आपको ज्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और ज्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, आगे बात में, तो अपन क्या, ड्यू टू हायर एच बॉन्डिंग डाइमर फॉर्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो आपको ज्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा। अब देखो, आपने क्या चीज ध्यान रखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर वेट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग के, जबकि सोल्यूबिलिटी उल्टी है, ब्रांचिंग के प्रोपोर्शनल है, मोलिकुलर वेट के इनवर्सली। पानी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अब बेटा, एक अपने के ऑक्सीडेशन ऑफ HiO4 अपन ने नहीं पढ़ा था, इसको पढ़ लेते हैं। देखो HiO4 इसे पर आयोडिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको HiO4 ऐसे NaHI सॉरी NaI4 भी लिखा रहता है, सोडियम पर आयोडेट, सोडियम पर आयोडेट, ये भी इसी का नाम है। NaIO4 लिखा है, HiO4। ये क्या करता है बेटा, ध्यान से समझना, ये क्या करता है कि अगर एक दो कार्बन है, दोनों कार्बन पे या तो OH OH होना चाहिए, या फिर दोनों विसिनल कार्बन पे, या दोनों विसिनल कार्बन पे एक पे डबल बॉन्ड और एक पे OH होना चाहिए, या दोनों विसिनल पे डबल बॉन्ड O होना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन कोई भी हो चलेगा, डबल बॉन्ड O बोला है। अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन हुई तो इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ देता है, सिंगल बॉन्ड को तोड़ देता है, इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ के दोनों पे OH लगा देता है। जैसे इसमें क्या करूंगा, सिंगल बॉन्ड को तोड़ दूंगा, दोनों कार्बन पे क्या आ जाएगा, OH, क्या आ जाएगा, दोनों कार्बन पे एक एक OH लगाया था। अपन मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे, सीधा पढ़ रहे हैं। इसको तोड़ेंगे तो इस पे भी क्या होगा बेटा, दोनों कार्बन को तोड़ दो और दोनों पे क्या लगा दो, OH, क्या लगा दो, यहां से भी तोड़ दो, दोनों पे क्या लगा दो, OH। बोलो कोई दिक्कत है? सिर्फ इन्हीं के लिए असल में। तो अपने को क्या करना है, जैसे बेटा अपने पास एक कंपाउंड दिया HiO4 दिया, आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, जैसे तोड़ा बेटा, इस कार्बन पे भी OH लगाओगे, इस कार्बन पे भी सेम ही कंपाउंड मिलेगा। और आपको पता है एक कार्बन पे दो OH स्टेबल है, तो एलिमिनेशन हो जाएगा, एलिमिनेशन होते क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बन जाएगा। जैसे ये है बेटा, हमने HiO4 डाला, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो इस पे भी बेटा CH2 है, इस पे भी क्या आ जाएगा, OH, और एक OH और आ गया, पहले से एक एक तो था, इस पे भी बेटा देखो पहले एक तो था और तोड़ने से एक OH और आ गया, एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं है, तो ये तो क्या बन जाएगा बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड, क्या बन जाएगा। आगे समझ में ये वाला, इसमें दोनों पे कीटोन है, तो जैसे तोड़ोगे दोनों पे OH लगाएगा, तो इसका भी कार्बोक्सिलिक 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 स्टेबल है, एक पे दो OH नहीं है। आगे समझ में, जैसे ये है बेटा, तो इसमें पहले अपन डालेंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से टूटेगा तो ऊपर वाले को क्या मिल जाएगा, एक OH, क्या मिल जाएगा, एक OH मिल जाएगा। अब देखो बड़ा ध्यान से, यहाँ से तोड़ेंगे तो इस कार्बन को क्या मिल जाएगा, एक OH, और नीचे से भी टूटेगा तो इस बीच वाले कार्बन को कितने OH मिल जाएंगे, तीन OH, एक तो था, ऊपर से तोड़ा तो एक OH, नीचे से तोड़ा तो एक OH, जितनी बार तोड़ोगे उतनी बार OH, और नीचे वाले को कितनी बार मिलेगा, एक बार OH। अब हमें पता है एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं है तो एक H2O बाहर, एक पे तीन OH स्टेबल नहीं है तो एक H2O बाहर, फॉर्मिक बन जाएगा। क्या ये समझ में आया बेटा? अब ये टेस्ट कौन कौन नहीं देता HiO4 से, तो ये मैंने इसमें लिखवाया नहीं, अब देख के लिख लेना। तो ये तो सबका आ गया समझ में कि कौन कौन देता है, कौन नहीं देता। अगर बेटा एक OH और एक ईथर आ जाए तो रिएक्शन नहीं होगी, एक C डबल बॉन्ड हो और एक ईथर आ जाए, एक C डबल बॉन्ड हो तो हो गया सिचुएशन, ईथर में नहीं होगा। या फिर एक पे तो COH और एक पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, तो मतलब अगर विसिनल कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड या OR है तो रिएक्शन नहीं होगी। तो रिएक्शन है, जैसे मैं एक एग्जांपल और लूं समझने के लिए, तो बताओ कहां कहां से बॉन्ड टूटेगा, सिर्फ यहीं से टूटेगा, यहां से टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, यहां से नीचे ईथर, नीचे क्या है, ईथर। समझ में आ गया? इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा सकता है, जैसे
यहाँ पर भी बॉन्ड है, नहीं टूटेगा। आगे समझ में। अब इस रिएक्शन में जैसे फॉर्मिक एसिड बनता है, जैसे इस वाले में बना ना फॉर्मिक एसिड, कहाँ पे बना है, चलो फॉर्मिक नहीं बनाएगा, यही रहा, ये फॉर्मिक है। आपको पता है फॉर्मिक अपनी मौत मर सकता है बेटा आगे जाके, अपनी मौत मरता तो CO प्लस H2O, लेकिन HiO4 भी तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CO नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, CO2। आपको बताया था का फॉर्मिक एसिड अपनी मौत मरा तो CO, और अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो CO की जगह CO2। आगे ये प्रोडक्ट भी लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं टेस्ट फॉर एल्कोहल। देखो टेस्ट याद रखने, टेस्ट क्या करने हैं, याद। टेस्ट की रिएक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, जेई मेंस और नीट तक तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बाद में होगा तो बाद में याद करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है। अभी मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा कि बहुत लंबा कोर्स हो गया, तो अभी अपन जाते हैं ऑर्गेनिक समेटे। तो बात करते हैं लुकास टेस्ट की, किसकी बात करते हैं, लुकास टेस्ट। आपको पहले ही बताया बेटा रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेट H2SO4 इन एनहाइड्रेट ZnCl2। तो प्राइमरी एल्कोहल है बेटा, इसको या तो प्राइमरी एल्कोहल टर्बिडिटी देगा ही नहीं, या बहुत लेट देगा, या बहुत है, तो टर्बिडिटी क्या लिखा है, ऑप्टेन ओनली ऑन हीटिंग। आप सिर्फ लुकास रिएक्शन डाल के टर्बिडिटी नहीं आएगी, आपको हीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल देते ही नहीं है, सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं लेकिन 5-10 मिनट लगाते हैं, इसके लिए तो आपको ZnCl2 ही नहीं चाहिए। आगे बात में, तो अगर मुझसे जैसे अब तुम लैब में जाते हो, स्कूल में जाओगे, तब तुम्हें पूछे से देंगे एल्कोहल दे देंगे 3, क्या कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्सरी, लुकास रिएक्शन डाला के डालना, जैसे डाला उसी वक्त आगे तो टर्सरी, टाइम लिया थोड़ा सा तो सेकेंडरी, और आया ही नहीं तो प्राइमरी, और हीट करने से आया तो भी प्राइमरी। आगे समझ में। और ऐसा भी आ सकता है कि एक ऐसा एल्कोहल है जिसने लुकास टेस्ट नहीं दिया, मतलब प्राइमरी है, कौन है। नेक्स्ट में आता है बेटा कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। अब आपको पता है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन कॉपर इन हीट है, अगर आप प्राइमरी एल्कोहल में डालोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी में कीटोन, और टर्सरी में एल्कीन बनता है, डिहाइड्रेशन करता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में लिखाया था। प्राइमरी सेकेंडरी में तो एकदम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा, जैसे टर्सरी एल्कोहल है वो ऑक्सीडेशन नहीं देता, तो ये भाई साहब क्या देता है। आगे समझ में। नेक्स्ट वन है बेटा ऑक्सीडेशन विद एसिडिक पर मैग्नेट और डाइक्रोमेट, मतलब KMnO4 और K2Cr2O7। अगर आपने प्राइमरी एल्कोहल में डाला तो आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या मिलेगा, और कितने यूनिट मिलेंगी, एक। अगर आपके पास ये एल्कोहल है तो इसका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। पहले किसमें जाएगा, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड से किसमें चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अगर आपने इसको सेकेंडरी एल्कोहल में डाला, किसमें डाला, तो ये सेकेंडरी एल्कोहल है बेटा, तो सेकेंडरी एल्कोहल पहले किसमें जाएगा, कीटोन में। और अगर अपन ने इसको विग्रस कराया तो कीटोन में फिर पोपोव रूल सिखाया था, तो फिर से कीटोन देगा बेटा, और पोपोव रूल में क्या होता है बेटा, वो छोटा वाला खेल सिखाया था, तो ये फिर से टूटेगा बेटा, इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका भी। तो अब सेकेंडरी एल्कोहल की पहचान की, अगर उसमें KMnO4 विग्रस में डाला तो कितने कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, 2। विग्रस नहीं डाला तो सिर्फ एक कीटोन ही मिलेगा, विग्रस डालने पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और टर्सरी की रिएक्शन ही। आगे बात में। नेक्स्ट मैंने विक्टर मेट टेस्ट, क्या है बेटा, तो विक्टर मेट टेस्ट याद रखना है। विक्टर मेट टेस्ट क्या होता है कि एल्कोहल में पहले हम HI डालते हैं, क्या डालते हैं, तो आपको पता है ROH में HI डालने से क्या मिल जाएगा, RI, क्या मिल जाएगा, RI। इसमें हम डालते हैं AgNO2, क्या डालते हैं, आपको पता है Ag में कौन जुड़ता है, N, तो क्या मिल जाएगा, RNO2, क्या मिल जाएगा। उसके बाद हम इसमें HNO2 डालते हैं और NaOH डालते हैं, ये नाइट्रो कंपाउंड है। तो इसमें आप देखो क्या क्या करना होता है, विक्टर मेट टेस्ट के रिएक्शन, पहले HI डालो, फिर AgNO2 डालो, फिर HNO2 और NaOH डालो, और कुछ याद नहीं करना, रिएक्शन वेक्शन क्या करना है, HI, AgNO2, HNO2 और NaOH। जो प्राइमरी है बेटा वो नाइट्रोलिक एसिड बनाता है, क्या बनाता है, और रेड कलर का प्रेसिपिटेशन देता है। तो मेरे को कहा कि विक्टर मेट टेस्ट कराओ, तो कहता है आपके पास एल्कोहल है, वो विक्टर मेट टेस्ट में रेड कलर देता है, कैसा कलर देता है, रेड कलर। जैसे रेड कलर दिया हम पहचान गए, प्राइमरी कौन है बेटा, प्राइमरी। क्लियर, से नाइट्रोलिक एसिड कंपाउंड है, कौन है कंपाउंड है, नाइट्रोलिक एसिड। नेक्स्ट है सूडो नाइट्रोल, कौन क्या है बेटा, सूडो नाइट्रोल देता है। अब सूडो नाइट्रोल नहीं, आपको तो कलर ब्लू कलर है, कलर क्या है, कह रहा है कि एक एल्कोहल है जिसके अंदर विक्टर में टेस्ट कराया, ब्लू कलर दिया, हमने कहा सेकेंडरी, और पूछ ले सेकेंडरी, जब वो एल्कोहल ब्लू कलर दे रहा है तो कंपाउंड कौन है, सूडोनाइट्राइल। और टर्सरी एल्कोहल कलर ही नहीं देता, कलर ही रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन यहां तक करता है, कहां तक करता है, आगे रिएक्शन नहीं करता, आगे रिएक्शन है आगे बात में। तो विक्टर में टेस्ट याद रखना है, प्राइमरी का क्या है, रेड कलर, सेकेंडरी का ब्लू कलर, और टर्सरी का कलर है। नेक्स्ट में क्रोमेट टेस्ट, क्या है बेटा,
डाइक्रोमेट टेस्ट K2Cr2O7 है। देखो बेटा आपको पता है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। एल्कोहल क्या क्या होता है? तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो एल्कोहल किस में जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो जो Cr+6 है भाई क्रोमेट में जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ तो इसका तो रिडक्शन होगा ना, इसका क्या होगा? और जो क्रोमियम 3 होता है वो ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है? तो मुझसे कोई कहे कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें क्रोमियम डाला, ग्रीन कलर आया, तो एल्कोहल है जो ग्रीन कलर दे रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो वो प्राइमरी है या वो सेकेंडरी, क्योंकि इन दोनों का ही ऑक्सीडेशन होता है। इसका कीटोन बनता होगा लेकिन प्रोडक्ट तो ग्रीन है, और वो क्या है? नो रिएक्शन। टर्सरी का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता ना। तो कहता है कि एल्कोहल है जो K2Cr2 से रिएक्शन करने के बाद ग्रीन कलर देता है, हम समझ जाएंगे। और ग्रीन क्यों दिया होगा? क्रोमियम 6 से क्रोमियम 3 क्यों हुआ बेटा ऐसा? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी का तो रिडक्शन होगा बेटा, और रिडक्शन इसी का होता है। इसी तरह KMnO4 में भी रिडक्शन किसका होता है? Mn का। आगे समझ में। नेक्स्ट बना बेटा सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सेरिक अमोनियम में इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेरिक अमोनियम रिएक्शन कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आप जब स्कूल लैब में जाओगे तो वहां से पूछता है अभी तो मैंने आपको सिखाया तो ये टेस्ट करवाया कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी। अब ऐसा थोड़ी होगा बेटा, आप पहले तय करोगे। जैसे मान लो कोई कोर्ट में ऐसे घुसा, तो कोर्ट में घुसते जज थोड़ी कहता है इसको फांसी दे दो, ऐसा थोड़ी करता है। पहले वो क्या करता है? तय करता है। ऐसा होता है कि घुसते गए इसका लटकाओ रे, किसी काम का नहीं है। मतलब जज वहां, जज खिड़की से देख रहा था कौन आ रहा है, कि हाँ जो खिड़की से अब की बार गेट से पहले घुसेगा उसको लटकाना है। ऐसा नहीं होता है, पहले आके सुनता है कि कौन हो तुम, सुनने के बाद तय करता है कि फांसी देनी है कि नहीं देनी। तो अभी मैंने जो आपको टेस्ट कराया हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, पहले ये तो पता करो वो एल्कोहल है क्या। तो आपको लैब में देंगे तो पूछेंगे ये क्या है, तो तुम्हें वैसे देखो एल्कोहल सूंघ के पता लग जाती है, लेकिन वहां ऐसा थोड़ी हो सकता है मैं सूंघ के पता करके आया हूँ कॉपी में, ऐसे थोड़ी एग्जाम में मैं सूंघ के पता करके आया हूँ, कुत्ते थोड़ी हो। क्लियर है? कि सूंघ के पता कर लिया। अब आपको क्या करना है बेटा, सिंपल सी कहानी है कि आपको सबसे पहले, पर पहले हिंट तो ये है, आपको लगा एल्कोहल हो सकता है, आपने सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की बोतल उठानी है, उसमें डालना। जैसे आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की बोतल डालोगे रेड वाइन कलर आएगा। कैसा आएगा बेटा? रेड वाइन कलर। आए समझ में? रेड वाइन ही समझ लो तुम, है ना। जैसे आप इसे डालोगे रेड रेड कलर आ जाएगा, तो समझ जाना एल्कोहल। अब वो पूछेगा प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, तो विक्टर मेट टेस्ट हो तो विक्टर मेट टेस्ट कर देना। विक्टर मेट टेस्ट में क्या आएंगे बेटा? प्राइमरी का रेड आएगा, सेकेंडरी का ब्लू, टर्सरी का कोई कलर है। आगे समझ में। या लुकास टेस्ट कर देना, प्राइमरी रिएक्शन नहीं देगा, सेकेंडरी टाइम लेगा, टर्सरी फौरन दे देगा, जो लैब में तुम्हारे अवेलेबल हो उसके हिसाब से। आगे बात समझ में। ये सबसे पहले करना होता है सेरिक अमोनियम में नाइट्रेट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने, कैसे क्वेश्चन आएगा कि कंपाउंड है जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड वाइन कलर देता, अपने का एल्कोहल। फिर कहता लुकास टेस्ट नहीं देता, मैंने कहा प्राइमरी। कहता थोड़े टाइम में देता है, मैं कहा सेकेंडरी। कहता फौरन देता है टर्सरी। या कहता है विक्टर मेट टेस्ट में रेड कलर दिया प्राइमरी, ब्लू कलर दिया सेकेंडरी, नहीं दिया। आगे समझ में। अब एक्शन ऑफ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट क्या करती है बेटा? फिनोल का रिडक्शन करती है। किसका रिडक्शन करती है? फिनोल का। अगर हम जिंक डालते हैं तो बेंजीन मिलता है। क्या मिलता है? बेंजीन। इसी तरह फिनोल का ऑक्सीडेशन भी करवाते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड। क्या बोलते हैं? Na2Cr2O7H2O। ये याद करो, जोन्स का भाई था, जोन जो काम करता है वही करता है, लेकिन ये फिनोल का भी क्या करता है? ऑक्सीडेशन। फिनोल का भी क्या करता है? ऑक्सीडेशन। फिनोल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? बेंजोक्विनोन। किसमें कन्वर्ट करता है? ये बेंजोक्विनोल और वो बेंजोफिनोल, बेंजोनॉल है ये वाला, बेंजोक्विनोल। ये पैरा वाला बेंजोक्विनोल, और ये बेंजो क्या है बेटा? वो क्यूनोल है और ये क्यूनोन है। ये क्या क्यून है? नॉन। कीटोन है ना बेटा, कीटोन में ऑन लगाते हैं। आगे बात समझ। डार्क कलर क्या है बेटा? तो बेंजीन में अगर आपने फिनोल में जिंक डाला तो बेंजीन, और क्रोमिक एसिड डाला तो बेंजोक्विनोन। कौन है क्रोमिक एसिड? वही जोन्स का भाई, वही जोन्स का। आगे समझ में। नेक्स्ट ना फ्रिस रीअरेंजमेंट। क्या है बेटा? फ्रिस रीअरेंजमेंट। की भाई फ्रिस रीअरेंजमेंट क्या होता है? वैसे देखो ये एनसीईआरटी सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी अपन पढ़ रहे हैं। जो फ्रिस रीअरेंजमेंट में ज्यादा कुछ नहीं करना हो, तो आपको याद है कि आप फिनोल का फिडल क्राफ्ट नहीं करा पा रहे थे, और मैं कहूं फिडल क्राफ्ट कराओ, तो आपको पता है जैसे ये फिनोल है बेटा, मैंने इसमें ये डाला, मैंने कहा एस्टरिफिकेशन कर ले, मैंने AlCl3 नहीं डाला है। अगर मैं AlCl3 डाल दूंगा तो बेटा ये AlCl3 फिनोल से रिएक्शन कर जाता है। मैंने कहा भूल जाओ, अपन तो एस्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो क्या फिनोल और ये डालने से आपस में एक दूसरे का एस्टरिफिकेशन करेंगे? इसका Cl जाएगा, इसका H, ये कंपाउंड बनेगा। अब मैं डालूंगा AlCl3। क्या डालूंगा? AlCl3 ने क्या तोड़े बेटा? घर ही तोड़े। कहां से तोड़ेगा? यहां से। और जब ये यहां से तोड़ेगा तो बाहर कौन आएगा बेटा? C डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये क्या करेगा बेटा? वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। कहां पे होती है? ऑर्थो और पैरा। तो ये ऑर्थो और पैरा।
तो क्या हमने देखो ये फिडेलक्राफ्ट जैसी रिएक्शन करवा दी कि नहीं करवा दी? सीधा अगर एल नहीं डाला है कि सर आपने ईथर में डाला है, ईथर के साथ एल का कोई रिएक्शन है? अब देखो ये एस्टर ना, इसकी एल से कोई रिएक्शन नहीं है, ये जाके यहाँ घर तोड़वा देगा। भाई ये फिडेलक्राफ्ट ने तो ये किया ना, आपने आर सी डबल बॉन्ड सीएल होता था, ये सीएल तोड़ देता था, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पर भी तो वही करेगा, इसको तोड़ देगा। ये आया, अब कहां जोड़ूं कि और तो और टेरा। तो फिडेलक्राफ्ट का काम करवा सकते हो किससे? फ्रिज से। सीधी फिडेलक्राफ्ट टेस्ट फॉर फिनोल। अब जो लैब में जब टेस्ट ऑफ फिनोल का जो आप करोगे तो आपको एक टेस्ट तो बता क्या कि वो NaOH से रिएक्शन करती है। क्या करती है? NaOH से। एक टेस्ट आपको ये करना होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। क्या करना होता है? फेरिक क्लोराइड टेस्ट क्या होता है बेटा? आपको लैब में देंगे कि ये क्या है, ऐसे टेस्ट ट्यूब में भर के, तो आपने उसकी स्मेल लेते पता लग जाएगा फिनोल है। पर मैंने पहले बताया अपन स्मेल के नाम पे लिख नहीं सकते, तो आपको आधे टेस्ट तो तुम्हें देखते पता लग जाएंगे, पर लिखना होता है ना, तो आपको फिनोल है उसमें FeCl3 डालना है, फेरिक क्लोराइड। क्या डालना है? फेरिक क्लोराइड। बेसिक मीडियम में डालते हैं, वॉयलेट कलर आता है। क्या आता है बेटा? रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए वॉयलेट कलर आता है। क्या आता है? क्या आता है? अपने क्वेश्चन कैसे आएगा? अपने जब अपने तो ऑब्जेक्टिव आएगा थ्योरेटिकल कि कंपाउंड है जो फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके वॉयलेट कलर देता है, हमने कहा फिनोल है, और लैब में आपको लिख के आना है। आगे बात में फिर मैंने लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट। क्या है बेटा? नाइट्रोसो। ये फिनोल का टेस्ट है। किसका टेस्ट है? फिनोल का ही। अब इसमें देखो टेस्ट का सीक्वेंस याद रखनी है, पहले H2SO डालो। क्या डालो? फिर इससे एक कंपाउंड ए बनता है, उसमें कंसेंट्रेट H2SO को डालते हैं, ग्रीन कलर आता है। क्या आता है? ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में पानी डालते हैं, रेड कलर, और NH4OH डालते हैं, ब्लू कलर। तो आपसे सीक्वेंस पूछ सकता है कि कलर बताओ कि जो कंपाउंड बन रहे हैं उनके कलर। तो डालना क्या होता है? सबसे पहले HNO2, उससे कुछ नहीं होगा, ए बनेगा, उसमें कंसेंट्रेट H2SO को डालते हैं ग्रीन कलर, फिर पानी डालते हैं रेड कलर, और फिर NH4OH डालते हैं ब्लू। तो हम देखा अपने तीन ही कलर है अब तक जितने कंपाउंड मिले, या तो ब्लू, रेड और ग्रीन। इसमें तीनों है, इसमें तीनों है। क्रोमिक एसिड वाला ग्रीन कलर, प्राइमरी एल्कोहल वाला रेड कलर, सेकेंडरी एल्कोहल वाला ब्लू कलर। आगे समझ में? बोलो कोई दिक्कत है? तो देखो ऐसे याद कर सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों क्रोमिक एसिड के साथ ग्रीन देते हैं, फिर सिर्फ प्राइमरी, फिर सिर्फ सेकेंडरी वाला कलर। ये कौन से थे बेटा टेस्ट? कौन से टेस्ट के थे? विक्टर में टेस्ट। याद हो जाएगा, सीक्वेंस याद होनी चाहिए बस। अब बेटा आपको सिंपल सी कहानी है कि जो ये वाला कंपाउंड है, मैंने आपको इनकी क्या सिखाई थी बेटा? हाइड्रोलाइसिस सिखाई थी। लेकिन अगर अपने को, मैंने तुम्हें बताया था कि आपको पहले H जोड़ना होता है। पहले क्या जोड़ना होता है? H। फिर दोनों तरफ पूछो कि SN1 दोगे क्या? अगर SN1 के लिए दोनों तरफ हाँ भर जाए तो SN1 के लिए कर देना है। इसमें आपको लगता है ना हाँ भर देगा, ये भर देगा ना SN1 के लिए हाँ, लेकिन बेटा एनहाइड्रस मीडियम लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ हो? HI में एनहाइड्रस लिखा हो, तो मैं वहां लिखवाना भूल गया था, SN2 लिखानी है। कौन सी दिखानी है? अगर कहीं पे भी HI वाली रिएक्शन में, बाकी रिएक्शन वैसे ही करनी है, अगर एनहाइड्रस लिखा जाए तो सिर्फ क्या दिखाना है? SN2। आगे समझ में? नेक्स्ट बना बेटा ओपन और ऑक्सीडेशन। क्या है बेटा? तो बेटा ओपन और ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक सिंपल सा ऑक्सीडेशन है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी एल्कोहल के अलावा कोई एल्कोहल नहीं दिखाता। सेकेंडरी एल्कोहल लेना है बेटा, उसमें एसीटोन सॉल्वेंट लेना है। एसीटोन क्या लेना है? सॉल्वेंट। इसमें लेना है बेटा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। देखो कैसे, ये ओ आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या? ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जानते हो, यही है बेटा। इसमें से H+ हटा दो तो क्या बनेगा? एल्कोहल में से H हटा दे तो क्या बनता है? एल्कोक्साइड। तो ये प्रोपाइल में से आपने हटाया, प्रोपाइल एल्कोहल है, तो इससे आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, तो इससे क्या बनेगा? आइसोप्रोपिलेट। एट लगा दोगे नाम के पीछे। तो ये कंपाउंड है, ये OIPR3। आपको याद नहीं रहा, आप ये समझ लो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, उसका H हटाने के बाद जो बचता वो ये ये एल्यूमिनियम। क्या है बेटा? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपिलेट, प्रोपाइलेट। आगे समझ में? एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपाइलेट, ये रिएक्सेंट है। अगर आप ये करोगे तो ये रिएक्शन क्या करता है? सिर्फ सेकेंडरी एल्कोहल की, ना प्राइमरी की ना टर्सरी की, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देता है कीटोन में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? और जो आप सॉल्वेंट लोगे एसीटोन, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? एल्कोहल में। तो यहाँ क्वेश्चन आता है रिडक्शन किसका हुआ? तो आप कहोगे रिडक्शन हुआ सॉल्वेंट का, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ? सेकेंडरी एल्कोहल का। सिर्फ इसके अलावा किसी की भी नहीं है। इस रिएक्शन का नाम है ओपन और ऑक्सीडेशन। क्या नाम है? तो ओपन और ऑक्सीडेशन में रिएक्टेंट पूछता है, सॉल्वेंट पूछता है, ऑक्सीडेशन किसका होगा? एल्कोहल का, रिडक्शन किसका होगा? सॉल्वेंट का। और कुछ नहीं पूछेगा, लिख के समझ में आ जाएगा। इस ओपन और रिएक्शन की जस्ट उल्टी रिएक्शन है MPV रिएक्शन। क्या नाम है? MPV। MPV का पूरा नाम है मर्विन पोंडार्प वर्ले। मर्विन पोंडार्प वर्ले।
नहीं बे, कहीं बाहर का होगा। अब देखो बड़ा ध्यान से, अब याद करो कि आप ऑक्सीडेशन तो सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल का करा सकते थे, सेकेंडरी एल्कोहल का, जबकि मेरविन पेंडार बर्ले क्या है बेटा, रिडक्शन है। क्या है बेटा, कोई सा ही कार्बोनिल कंपाउंड लिया हो, एल्डिहाइड कीटोन सारों को कर देता है, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड हो। तो अब की बार देखो वहां पे क्या था बेटा, एल्कोहल तो आपका था रिएक्जेंट, और सॉल्वेंट कौन था, एसीटोन। अब उल्टा है, कार्बोनिल कंपाउंड आपका क्या है, रिएक्टेंट, और सॉल्वेंट कौन है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसके रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, एल्कोहल, और सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो देखो जस्ट उल्टा हुआ, या एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा था और रिडक्शन किसका हो रहा था, कीटोन का। लेकिन ये फिक्स है, सिर्फ सेकेंडरी की है, ये सिर्फ सेकेंडरी एल्कोहल के लिए, जबकि मेरविन पोंडार वाले सारे कार्बोनिल कंपाउंड की करती है, सॉल्वेंट आइसोप्रोपाइल है। तो देखो सॉल्वेंट तो जस्ट उल्टा ही है, इधर से इधर गया, इधर से, तो देखो रिएक्शन तो एकदम उल्टी हुई जस्ट। लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड कोई सा ही हो सकता है, एल्कोहल सिर्फ सेकेंडरी होगा। मैकेनिज्म अपन पढ़ नहीं रहे, सीधे सीधे याद किए। आगे बात में, ऑक्सीडेशन सिर्फ सेकेंडरी का होगा, रिडक्शन सबका होगा, कोई सा ही कार्बोनिल कंपाउंड हो। नेक्स्ट बात करते हैं ईथर फॉर्मेशन की। अपन ने बेटा लास्ट क्लास में जब ईथर की रिएक्शन तो पढ़ी थी, लेकिन ईथर फॉर्मेशन नहीं पढ़ा था, ईथर फॉर्मेशन है नहीं पढ़ा था। तो देखो ईथर फॉर्मेशन दो तरीके से है। सबसे पहले देखो बेटा, ईथर फॉर्मेशन अपन बात करते हैं सिमेट्रिकल ईथर फॉर्मेशन। किसकी बात करते हैं, तो बेटा सिमेट्रिकल ईथर फॉर्मेशन में अगर अपन, ये अपने पास क्या है बेटा, एक एसिड ईथर है, अगर मैं इसमें कंसेंट्रेट H2SO4 0 डिग्री पे डालूं, आपको याद है आपने E1 करवाते थे, पर E1 के लिए हीट चाहिए, क्या चाहिए, मैं 0 डिग्री लिख दूं ना, तो सिंपल सी कहानी, H2SO4 H प्लस देगा और ये H प्लस लेगा, क्या बन जाएगा, CH3CHOH2 और HSO4 माइनस, बस। आ रही बात में, समझा, क्या बना बेटा, इसने H प्लस लिया और इसने H प्लस लिया, सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन होकर रह जाएगी और कुछ नहीं होगा। OH तो यही काम करता है, पर H2O ग्रुप में बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को मैं 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री पे कराऊं, कितने पे कराऊं बेटा, 25 डिग्री पे, तो 25 डिग्री पे SN2 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो SN2 में सर OH2 तो बन गया, लेकिन अटैक कौन करेगा, अटैक तो HSO4 ही करेगा, और तो कोई न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं आपके पास, यही न्यूक्लियोफाइल है भाई। H2SO4 ने H प्लस दिया, H2SO4 H प्लस देने के बाद बचेगा क्या, OH, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, इसने OH लेके OH2 बन गया। अब हमें पता है OH2 बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि हीट ही नहीं है, लेकिन SN2 तो हो ही सकती है, पीछे से अटैक करे OH2 बाहर, आपका SN2 से प्रोडक्ट मिल जाएगा, किससे मिल जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है। सेम चीज आगे बढ़ते हैं, अगर हम एलिमिनेशन, अगर ये चीज हम 443 केल्विन पे करवा दे तो एलिमिनेशन होगा E1, पहले OH2 बनेगा, ये बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और E1, क्या होगा बेटा, E1। ये तो हमने पढ़ लिया बेटा। लेकिन इसी रिएक्शन को देखो, इसी प्राइमरी एल्कोहल के साथ ही पंगे, अगर इसी एल्कोहल को हम 413 पे करवाएं तो 25 डिग्री पे एसिड बेस हुई, 298 डिग्री पे SN2 हुई, और 443 पे क्या हुई बेटा, E1। लेकिन मैं 413 केल्विन है, मतलब इतना टेम्परेचर नहीं दिया कि E1 हो जाए, क्या हो जाए, E1। इस केस में जैसे मैंने कंसेंट्रेट H2SO4 डाला, OH ने H प्लस लिया, OH2 बना। अब सारे एल्कोहल में तो कुछ एल्कोहल का बना, कुछ एल्कोहल को OH2 बना, कुछ एल्कोहल ऐसे कैसे रहे। और अब क्या होता है कि ध्यान से बेटा, ये OH इस पे अटैक कर दे, ये OH इस पे क्या कर दे, और जैसे ही अटैक करेगा OH2 बाहर, तो इसने अटैक किसने किया बेटा, अगर ROH में से अटैक करने की बात करें तो अटैक कौन करता है, RO नेगेटिव, लास्ट में H प्लस निकालो, अभी निकाल दो, और जैसे ये इस पे अटैक करेगा क्या बन जाएगा, CH3 CH2O CH2 CH3। अब ये SN2 मैकेनिज्म से हो रही है, तो ये वाले कार्बन पे अटैक हो रहा है, और जिस कार्बन पे SN2 हो रही है वो क्या नहीं हो सकता, टर्सरी नहीं हो सकता, सेकेंडरी नहीं हो सकता, पीएच नहीं हो सकता। जो जो लोग SN2 नहीं देते वो यहाँ नहीं होना चाहिए, कि सर सारी बात सही है पर इतना लंबा नहीं कर पाएंगे हम, तरीके से बताओ। ये तो मैकेनिज्म बता दिया आपने, अपना ज्ञान ढोलना था वो ढोल लिया, क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान दो। 413 केल्विन पे प्राइमरी एल्कोहल का होगा बेटा डाइमराइजेशन, क्या होगा, डाइमराइजेशन करने क्या क्या करना है, ROH है, दूसरा ROH आएगा और क्या हो जाएगा, H2O बाहर, क्या निकल जाएगा, और 443 केल्विन है तो एलिमिनेशन। आगे समझ में, तो 413 केल्विन पे क्या कराना है, डाइमराइजेशन, 443 पे एलिमिनेशन, बाकी कुछ याद नहीं करना, वो बाकी सब समझा है। इसलिए कि क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ईथर फॉर्मेशन है इसमें सेकेंडरी और टर्सरी पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता, क्योंकि जहां अटैक होता है वो SN2 है, वो क्या है, तो सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्शन है। कि सर टर्सरी वर्सरी इन बेचारों का क्या होगा, मैं इनका हमेशा एलिमिनेशन, इनका हमेशा, कि सर इनका हमेशा एलिमिनेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि OH निकलने के बाद जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल है,
जबकि सर यहाँ पे मैंने कहा बेटा यहाँ पे जो H कार्बोकेटाइन बना वो ज्यादा स्टेबल है, तो ये इवन के साथ दूसरी पॉसिबिलिटी भी देखते हैं कि यार उधर तो स्टेबल नहीं, कोई और ऑप्शन है क्या? इनको पता है कार्बोकेटाइन स्टेबल है, एलिमिनेशन दो। तो सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल H2SO4 से हमेशा एलिमिनेशन। प्राइमरी एल्कोहल 413 पे डाइमराइजेशन, 443 पे एलिमिनेशन। तो करना है कुछ नहीं है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल का डाइमराइज कर दो 403 केल्विन पे। जैसे आपके पास ये लिखा आएगा, 2 बार लिखो, एक में से H2O निकाल दो, इथर पर कौन सा इथर बनेगा? सिमेट्रिकल, क्योंकि दो सेम ही चीजें डाइमर होंगी, तो जितने कार्बन इधर होंगे उतने कार्बन है। सिमेट्रिकल का मतलब यही बोला है, बीच में खड़े हो जाओ। जैसे ये लिया C2H5, क्या बनेगा? C2H5O C2H5। ये लिया C, तो मुझसे कोई कहे ये वाला इथर बना सकते हो क्या? इस मेथड से ये नहीं बना सकते। आगे समझ में? तो सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल कुड नॉट फॉर्म ए सिमेट्रिकल एल्कोहल, सिमेट्रिकल इथर। क्या नहीं बनाते बेटा? सिमेट्रिकल है। आगे समझ में? नेक्स्ट विलियमसन इथर सिंथेसिस। विलियमसन ने कहा आप बताओ कैसा बनाना है, मैं हर तरह का इथर बना के दिखाऊंगा। क्लियर है? इसने क्या किया बेटा, ध्यान समझो। इसने लिया एल्कोक्साइड। क्या लिया? एल्कोक्साइड कैसे बना बेटा? ROH है, इसमें NaNH2 डाल दो, RO नेगेटिव बन जाएगा, Na+। बोलो कोई दिक्कत है? या सोडियम डाल दो, बोलो कोई दिक्कत है? एल्कोक्साइड लिया। क्या लिया बेटा? एल्कोक्साइड। क्या है वो? एल्कोहल वाला पार्ट। एल्कोहल का बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? एल्कोक्साइड। जैसे एथेनॉल का क्या बचेगा? एथोक्साइड। मेथेनॉल का मिथोक्साइड। प्रोपेनॉल का प्रोपोक्साइड। ब्यूटेनॉल का ब्यूटोक्साइड। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल का टर्सरी ब्यूटोक्साइड। आपको ये लेना है। इसकी रिएक्शन करानी है हेलो एल्केन से। किससे करानी है? O पे नेगेटिव, R पे पॉजिटिव अटैक करेगा, X बाहर होगा, SN2 मैकेनिज्म होगी। क्या होगी? SN2 मैकेनिज्म हुआ मतलब यहाँ पे भीड़ भाड़ है, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए ना बेटा। इधर हो तो कोई दिक्कत है क्या? कि मरो मरो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं होनी चाहिए, यहाँ और इधर बन जाएगा। अब आपकी मर्जी है जैसी कार्बन चेन यहाँ लो, और मर्जी है जैसी कार्बन चेन है कैसा इथर बना सकते हो। तो देखो बेटा ध्यान से, अपने पास लिया CH3O नेगेटिव, CH3I O नेगेटिव, अटैक करेगा I बार, क्या बनेगा? CH3O CH3। इस पे ये नेगेटिव अटैक करेगा, ये बनेगा। ये वाला लिया तो अटैक करके ये बनेगा। अगर ये लूं तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मरे यहाँ तो प्राइमरी है ना, यहाँ देखना अटैक SN2 रिएक्शन यहाँ हो रही है, यहाँ भीड़ भाड़ है, तो रिएक्शन हो जाएगी बेटा। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट देखो, अब की बार मैंने यहाँ CH3O नेगेटिव लिया और यहाँ पे ये लिया, अभी भी प्राइमरी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन मैंने यहाँ टर्सरी ले लिया और CH3O नेगेटिव लिया। मैंने कर अटैक के ये जोड़े हाथ, मैं तो अटैक है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि ये है टर्सरी, टर्सरी SN2। मैंने कहा रिएक्शन नहीं देगा कि एलिमिनेशन नहीं दूंगा। क्या नहीं दूंगा? मैं और क्या तेरे पर ताकत है, तू एलिमिनेशन नहीं देगा तो और क्या दे सकता है? कि मैं CH3O नेगेटिव हूँ। याद करो E2 में मैं बहुत बड़ा बेस होता था। E2 में लोग मेरे को क्या कहते थे? बहुत बड़ा बेस। बेस क्या ऐसे जयकारे लगाते थे मेरे। मैंने कहा तू तो बेस है। कि हाँ मैं बेस हूं, मैं कराऊंगा E2। क्या कराऊंगा? E2 में क्या होता है? अल्फा बीटा। तो आपसे कोई पूछे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? कि होगी, लेकिन विलियमसन नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तो अगर कोई मुझसे कहे कि आपको ये वाला इथर बनाना है, इससे तो नहीं बना सकता मैं ये वाला इथर। इथर बनाने के लिए क्या चाहिए? एक ये ग्रुप चाहिए और एक है। अगर मैं इसको लू तो नहीं बना सकता, लेकिन ऐसे बना सकता हूं। बोलो कोई दिक्कत है? इसी तरह मैंने लिया PHO नेगेटिव CH3I, O नेगेटिव अटैक करेगा, CH3 बार, एनिसोल। कौन बन जाएगा? एनिसोल। लेकिन मुझसे कोई कहे CH3O नेगेटिव PHX, मैंने कहा कर अटैक, क्या मैं तो अटैक करूं तो ये देता ही नहीं SN2। मैंने कहा PHO नेगेटिव PHX, ये भी रिएक्शन है। ये क्या हो गया बेटा? ड्रॉबैक विलियमसन के, ये रिएक्शन नहीं हो सकती, इसका नहीं करवा सकते। आगे बात में ड्रॉबैक समझ में आया? अब कोई मुझसे कहे आपको ये वाला एल्कोहल बनाना, ये वाला इथर बनाना है विलियमसन से, तो आपको देखो पता है कि विलियमसन में एक RO नेगेटिव होगा और एक RX होगा। मैंने एक बार के लिए कहा ये तो RX है और ये RO नेगेटिव है, कोई तो RX होगा ना। देखो रिएक्शन करने के बाद ये तो बना R डैश OR, मतलब ये या तो RO नेगेटिव था और ये RX था। तो मैंने एक बार इसको तो माना RO नेगेटिव, इस तरह से RO नेगेटिव, और इसको क्या माना? RX। क्या इस तरह से विलियमसन हो सकती है? ये वाली हो सकती है। लेकिन अगर मैं उल्टा मानूं कि इसको तो मानू बेटा RO नेगेटिव और इसको मानू RX, इधर से नहीं हो सकते। तो पूछेगा कौन सा तरीके से नहीं बना सकते? इससे नहीं बना सकते। इसी तरह का PHO CH3 बनानी है,
तो मुझे पता है कि एक आर ओ नेगेटिव होगा, तो मैंने कहा ये आर ओ नेगेटिव है और ये आर एक्स है, हो जाएगी। लेकिन वो कोई मुझसे कहे नहीं ये तो आर ओ नेगेटिव है एल्कोक्साइड और ये फिनोल, मैं कहूंगा अब कोई कहे नहीं बनाओ, क्लियर है, बेंजीन की बना के दिखाओ, हमारी भाषा में मतलब आर ओ नेगेटिव से बनाना है, तो अपन क्या कर लो बेटा, डाइजोनियम यूज कर लो। डाइजोनियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, N2 भाग जाएगा, ओआर आराम से आएगा। इसी तरह कोई मुझसे कहे आपको ये बनाना है पीएच ओ पीएच, तो विलियमसन तो हाथ खड़े कर देगा, आप विलियमसन से बनाने जाओगे तो विलियमसन तो मना कर देगा कि हमारे बस की बात है, हमारे तो बाप दादाओं ने ये रिएक्शन है नहीं करवाई। तो अपने कहा अपन जाएंगे डाइजोनियम में, डाइजोनियम लिया, पीएचओ नेगेटिव लो, ये तो अटैक कर ही सकता है, और ये आपका क्या हो गया विलियमसन ईथर सिंथेसिस, आपका चैप्टर खत्म। अब क्या करना है बेटा, इस चैप्टर के लास्ट में दे रखे हैं एल्कोहल के यूज, वुड स्प्रिट के यूज, इसके यूज, उसके यूज पढ़ने, पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है यहाँ तक की, आ रही बात में। इसके बाद अपन कल से शुरू करेंगे नेम रिएक्शन, 2 या 3 दिन में नेम रिएक्शन खत्म, फिर एक वीक पूरे वीक में एमएस चौहान के क्वेश्चन कराऊंगा, एमएस चौहान के और इसके क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, सारे A to Z क्वेश्चन, ठीक है। अब तुम्हारे पास ऑलमोस्ट चैप्टर सारे हो गए, बस 5-4 रिएक्शन नेम रिएक्शन बची है, मान लो आगे नेम रिएक्शन थोड़ी बड़ी बड़ी है, बट एल्डोल बची है, केनिजारो बची है, बस बड़ी बड़ी नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन का टेंशन मत लेना, नेम रिएक्शन में ज्यादा ज्ञान दिखाऊंगा, काम का सीधा ट्रिक वाइज होगा, क्या होगा, और नेम रिएक्शन क्वेश्चन गलत नहीं होता, ठीक है।